हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 12 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो बेसिकली यूनिट 1 था आपका पेपर 2 मैनेजमेंट सिलेबस का रेड पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है। आज हम इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ सारे के सारे लोग मिलके एक जगह पर काम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि कैसे उसको हम डिज़ाइन करें, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करें, कैसे हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रखें, कैसे हम इसमें लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे डिसीज़न में हेल्प, कौन डिसीज़न लेगा, कौन आपस में मिलके काम करेंगे, कौन किस तरीके से बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहने वाला है। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो ऑफ डायग्राम डिज़ाइन करना जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिफ़ाइन कर पाएँ कि किसका डिवीजन ऑफ वर्क कितना होगा, कौन किसको कौन 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 सी ड्यूटीज़ असाइन होंगी किसको, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारा का सारा काम बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली एक सोशल यूनिट होती है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, इंडिविजुअल्स को मैनेज करते हैं सब चीज़ों को, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडिविजुअल गोल हैं, सबके जो कलेक्टिव गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर खाली बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट होता है बेसिकली इंडिविजुअल्स का, कि जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मिलके काम कर रहे हैं। तो उनका एक सोशल यूनिट को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बेस्ड होती है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन करता है कि क्या रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के बीच में, टास्क कैसे परफॉर्म होंगे, रोल्स किसका क्या है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी होंगी, कौन कैसे काम को करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कैसे कैरी आउट किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक टिपिकल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करती है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के ऊपर। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली आपको एक मैनर डिफाइन करता है, यानी कि एक डिज़ाइन को डिफाइन करता है जिसमें किसका कितना रोल है, किसके पास कितनी पावर हैं, अथॉरिटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे असाइन होंगी, और बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो होंगी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तो इनके बीच में किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ़्लो करेंगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन से लेवल के मैनेजर के पास, कौन से एम्प्लॉयज़ के पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किसका क्या रोल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली हमें यही सब चीज़ों में हेल्प करता है कि हम एक डिज़ाइन सेटअप कर पाएँ, जिस डिज़ाइन से हम इन सब चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, जिसमें हम ये सारी की सारी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक, हम इसको बोल सकते हैं कि विजुअल डायग्राम भी होता है किसी कंपनी का, जिसके थ्रू ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे पूरी कंपनी के लिए या पूरे बिजनेस के लिए, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फिर से वही बात हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन सिंपल वर्ड हम ये समझ सकते हैं कि एक डायग्राम है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा डायग्राम है जिस डायग्राम के थ्रू हम फ्लो ऑफ पैटर्न देख रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो सारे के सारे उनका इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होंगी, वो सारे के सारे लोग मिलके काम कैसे करेंगे। तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनकी रिलेशनशिप बिल्डअप करना, उनको ये चेक करना कि वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहने वाला है। तो यही सब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है कि बेसिकली जो टाइप्स होते हैं, वैसे तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स, प्रोडक्ट और फंक्शनल, हम इन सब की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। बट हम ब्रॉडर वे में अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे फॉर्मल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने सारी की सारी जॉब, सारी की सारी पोजीशंस को वेल डिफाइन किया हुआ है, किसकी रिलेशनशिप किसके साथ है, फंक्शंस कैसे हैं, कैसी जॉब्स हैं, कैसी पोजीशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्री प्लान्ड हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है, तो वो फॉर्मल हो जाता है। पर इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है जिसमें केवल एक नेटवर्क ऑफ पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, जिसको हमें फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन केवल वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं किसी सोशल पर्पस की वजह से, और वो आपस में जिनका एटीट्यूड, जिनका परसेप्शन मैच कर जाता है और वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल के कोई टाइप्स नहीं है, बट फॉर्मल के ये सारे के सारे जितने 7 हैं ये सारे के सारे आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं। कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, लाइन एंड स्टाफ हुआ, डिविजनल हुआ, प्रोजेक्ट है, मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट है एंड फंक्शनल है। तो इन सब के बेसिस पे हम एक डायग्राम बना सकते हैं। तो अब ये कौन कौन से होते हैं? तो लाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो लाइन स्ट्रक्चर या लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे ओल्डेस्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर है। यानी कि सबसे पुराना अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो लाइन स्ट्रक्चर ही होता है। और इसके अंदर बेसिकली इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। ये क्या होता है? इसके अंदर एक वर्टिकल फ्लो ऑफ रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी लोगों की रिलेशनशिप सेटअप की जाती है, बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है, वो वर्टिकल फ्लो में की जाती है। और इस टाइप को ही, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, उसका मतलब होता है कि वन बॉस, वन जो सबॉर्डिनेट होता है उसको वन बॉस ही गवर्न करता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन या जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो वन पर्सन ही देता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉस ही होता है हमारे पास, इसलिए हम इसको स्केलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और द लाइन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे जो फ्लो करती है वो वर्टिकली करती है और टॉप से लेके लोवेस्ट तक। ठीक है, यानी कि ऐसे करके टॉप से लेके लोवेस्ट तक ये ऐसे फ्लो करेगी, टॉप टू डाउन अप्रोच होती है ये बेसिकली। और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा फ्लो करता है ये कि इसमें केवल एक प्रेसिडेंट है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्लांट मैनेजर है, उसके अंदर सारे के सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये केवल टॉप से लेके लोअर तक का जो फिगर होगा, ऐसा जो डायग्राम होगा वो आपका लाइन स्ट्रक्चर होता है। लाइन स्ट्रक्चर को हम सबसे पुराना पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है बेसिकली आपके पास जो भी रिलेशनशिप होंगी वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती हैं। डायरेक्ट टॉप से लेके डाउन लोवेस्ट तक या टॉप से लेके डाउन तक की रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करती है। और अथॉरिटी भी इसमें जो फ्लो करती है वो टॉप से लोवेस्ट ही करती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज़फुल होती है। अब अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये सबसे सिंपल है एडवांटेज में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, आपके पास सेगमेंटेशन ज़्यादा है ही नहीं। इसमें तो केवल एक टॉप लेवल पे होगा, टॉप के नीचे दूसरा सेकंड लेवल पे होगा, फिर कोई थर्ड लेवल पे, कोई फोर्थ लेवल पे, उसके बाद फिफ्थ लेवल पे। तो एक सिंगल लाइन में ये फ्लो कर रहा है। और इसमें बेसिकली आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो क्लियरली डिफाइन होती है, क्योंकि सिंगल सिंगल पर्सन होते हैं तो उनको प्रॉपर पता है कि उनको क्या काम करना है, उनकी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज इट कैन बी ईजिली अडॉप्टेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको ये ईजिली अडॉप्ट कर सकता है।
ठीक है ना, इजीली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, तो इजीली यहाँ पर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको कंप्लीट किया जा सकता है। मैनेजर्स टू एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर देयर यूनिट, उनके पास अथॉरिटी फुल फ्लेज होती है काम करने की। ईजी डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि किसी से पूछ के तो काम करना नहीं है। टॉप लेवल डायरेक्टली जो डिसीजन देना चाहे वो अपने लोगों को दे सकता है। और इट कन्फर्म द स्केलर प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको बताया ये स्केलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जहाँ पे वन सबॉर्डिनेट रिसीव करता है ऑर्डर फ्रॉम दी सिंगल सुपरवाइजर या सिंगल पर्सन से। एक ही बंदा ऑर्डर दे रहा है आपको, तो यानी कि यहाँ पे ईजी डिसीजन मेकिंग होती है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपका ईजी रहता है। नेक्स्ट, जो इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो द लाइन एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते। ठीक है ना, यानी कि स्पेशलाइज्ड नहीं है वो किसी चीज़ में, केवल वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो पुराने थे, वो बड़े थे, तो इस वजह से वो हमारे सीनियर हैं। यानी कि जर्नलिस्ट की तरह वो काम करते हैं, ना कि स्पेशलिस्ट की तरह वो काम करते हैं। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो टॉप लेवल होता है ना वो सिंगल होता है, तो उसके पास बहुत सारा काम हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है वो काम करने के लिए। एंड देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ओनली इफ टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट कैपेबल, तो देयर में बी फेलियर। यानी कि सारा का सारा फुल फ्लेज काम किसके पास है, टॉप लेवल के बाद। और अगर टॉप लेवल ही फेल हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा जो काम है वही आपका ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप अपने नीचे वालों की बात सुन नहीं रहे हो, आप केवल ऊपर से जो भी डिसीजन जो भी अथॉरिटीज़ आपके पास हैं आप डायरेक्टली उनको कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वन वे कम्युनिकेशन होने की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, और यहाँ पर जो भी हो सकता है कि लोग कई बार अपोज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुन रहे होते हो। और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये केवल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सूटेबल होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है। लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, होता तो ये लाइन की तरह ही है, लेकिन इसमें हम स्टाफ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और स्टाफ का काम होता है कि जो अभी टॉप लेवल के पास ओवरबर्डन था ना, उसको रिड्यूस करने के लिए वो उसको सपोर्ट करता है, और वो स्पेशलाइज्ड होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। और जो स्टाफ होते हैं और लाइन अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ हैं, एक है स्टाफ अथॉरिटी और एक है लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी के पास केवल क्या काम होता है, एडवाइस करने का, सपोर्ट करने का, और लाइन मैनेजर्स को जो भी लाइन मैनेजर्स ने उनको काम दिया होता है उनके काम को उनके काम में उनकी हेल्प करने का। ये थोड़ा लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टाफ जो होता है वो लाइन को सपोर्ट करने के लिए होता है, वो लाइन को पर्टिकुलर जिस भी चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड होता है उसमें उसको हेल्प करता है। यहाँ पे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अराइज ज़रूर हो जाते हैं लाइन और स्टाफ के बीच में, अथॉरिटीज़ को लेके, क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पर केवल लाइन के पास होती है, ना कि स्टाफ के पास। इस टाइप से ये काम करता है, जैसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और यहाँ पर एमडी है, ये टॉप लेवल था, तो इसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए असिस्टेंट भी है, उसका लीगल एडवाइज़र भी है, और उसके नीचे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक लाइन में उनके पास कोई ना कोई स्टाफ स्ट्रक्चर है जो उनके सपोर्ट कर रहा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज है कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो तो जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो वहाँ का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे उनका एडवांटेज बन गया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि जो लाइन वाले थे केवल जर्नलिस्ट थे, स्पेशलाइज नहीं थे, तो उन्होंने उसी को यहाँ पर ओवरकम करके क्या स्टाफ डाल दिया, और स्टाफ क्या हो गए, अब स्टाफ हो गए बेसिकली आपके पास स्पेशलाइज्ड पर्सन। और ये आपको क्रिटिकल मैटर्स में सपोर्ट भी करते हैं, और जो भी ऑल प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली उनको ये ट्राई सॉल्व करने उनको सॉल्व करते हैं, और ये हमारे लाइन मैनेजर्स को सब हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब चीज़ों को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं स्पेशलिस्ट पर्सनस की होती है। और यहाँ पर फीडबैक भी होता है, सजेशंस भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो था नहीं, वहाँ तो केवल एक वन वे कम्युनिकेशन था, ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही थी। यहाँ पे जो आपका स्टाफ होता है बेसिकली वो आपको फीडबैक भी देता है, वो आपको सजेस्ट भी करता है चीज़ों को लेके, और ये हम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सूटेबल होता है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश, इट्स कॉस्टली टू। हाँ, ये चीज़ है इसका डिसएडवांटेज में कि ये क्या होती है, ये कॉस्टली होती है।
है ना? क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको स्टाफ को ऐड करना पड़ेगा तो आपको उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वो स्पेशलाइज्ड होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग सैलरी मांगेंगे, तो ये एक्सपेंसिव अप्रोच होता है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे लाइन और स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर एग्री नहीं होंगे साथ में, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, द अलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन और स्टाफ ऑफिशियली आई जर्नली नॉट क्लियरली डिफाइन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती कि स्टाफ क्या करने वाला है या लाइन क्या करने वाला है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ही वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। और लाइन मैनेजर्स में बी टू मच डिपेंडेंट अपॉन द स्टाफ अथॉरिटीज़। ये जितने भी लाइन मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि वो सारा काम अपना स्टाफ से करवा रहे होते हैं, स्टाफ वाले उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। और स्टाफ अथॉरिटी ने अगर अच्छे से अकाउंटेबल नहीं किया अपना काम, तो उसका मतलब लाइन वालों के ऊपर उसका फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं आपके लाइन एंड स्टाफ के। नेक्स्ट, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर? को ही हम लोग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो डिविजनल होता है बेसिकली आपका डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देना, या प्रोडक्ट वाइज, या प्रोजेक्ट वाइज, या फंक्शन वाइज, या जियोग्राफिकल टेरिटरी के वाइज, या कॉम्बिनेशन अप्रोच बेसिकली। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज कंपनी है, और वो अलग अलग एरियाज़ वाइज काम कर रही है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? और ये कैसे डिवाइड करते हैं? इसको डिवाइड करने के बाद जैसे इसमें दिखा रखा है, यूएस का डिवीज़न अलग है, यूरोपियन का डिवीज़न अलग है, एशियन का डिवीज़न अलग है। ठीक है? तो एरिया वाइज उन्होंने या जोग्राफिकल कंडीशन वाइज उन्होंने अपनी बड़ी कंपनी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक अलग अलग डिवीज़न का एक अलग अलग एचआर मैनेजर होता है, अलग अलग मार्केटिंग टीम होती है, अलग अलग फाइनेंस टीम होती है। तो यहाँ पे सबके पास अपना डिफरेंट ओन टीम होगी। तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है जो डिवीजन के बेसिस पे काम कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। और अगर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस के बेसिस पे डिवाइड करना है। डिविजनल यानी कि डिवाइड कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हम जोग्राफिकल भी बोलते हैं, और इसको हम कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करना। यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया में डिवाइड हो जाए। जैसे फाइनेंस के बेसिस पे, मार्केटिंग के बेसिस पे, एचआर के बेसिस पे, आईटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डायग्राम फ्लो करते हैं, बनाते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर टास्क। जो सिमिलर टास्क होते हैं उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं उनका अलग अलग टॉप मैनेजमेंट होते हैं। जैसे ऑपरेशंस के लिए अलग वीपी हो गया, सेल्स के लिए अलग वीपी हो गया, तो उनके हेड्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है कि एक सीईओ है मार्केटिंग के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, और इनके अलग अलग लोग काम कर रहे हैं इनके अंडर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन मार्केटिंग। जितने भी आपके पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एचआर, मार्केटिंग, और आपका फाइनेंस, इंजीनियरिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन। तो इस सब के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना, तो वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? कि बेसिकली यहाँ पे सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि बेस्ट मैनेजरियल डिसीजन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन हमने डिवाइड की है वो मैनेजरियल के बेसिस पे की है, यानी कि हमने फंक्शंस के बेसिस पे की है। तो अब जो एचआर होगा वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, तो वो अपना डिसीजन सूटेबल तरीके से ले सकता है। मार्केटिंग हेड अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। फाइनेंस हेड अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन का एडवांटेज होता है। और नेक्स्ट होता है कि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड, मैंने दोनों ही पॉइंट आपको साथ में ही बता दिए हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ईजिली ले सकते हैं। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
क्यों? क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि मैंने जैसा ही बताया वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं और वो ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में। और देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ मेंटल एंड मैनुअल वर्क, यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि सबॉर्डिनेट्स आर ऑलवेज इन कन्फ्यूजन टू ओबे द ऑर्डर ड्यू टू द मल्टीपल कमांड सिस्टम। अब जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है वो किसकी बात सुने, क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट तो इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है कई बार कि मल्टीपल कमांड्स आती हैं, एचआर मैनेजर की तरफ से अलग से, फाइनेंस मैनेजर की तरफ से अलग से, प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से अलग से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किसकी बात पहले सुने और किसकी बात बाद में सुने। फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बीच में, और वीक डिसिप्लिन होता है अमंग द एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो आपस में फुल फ्लेज तरीके से डिसिप्लिन ऑर्डर में काम नहीं करते। और लैक ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल आपके पास वीपी होते हैं, मल्टीपल आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपकी बार बार डायनेमिक रहती है, चेंज होती रहती है। तो चेंज होने की वजह से वो आपका जो कन्फ्यूजन है वो इसीलिए क्रिएट होता है। नेक्स्ट दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड। क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो केवल सेटअप होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, असाइन करने के लिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया, कोई नया प्लांट आपको सेटअप करना है, कुछ चीज़ों को रीडिज़ाइन करना है, कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो आप उसी टाइम पे जितने लोगों से आपको काम कराना है आपने उन सबको इकट्ठा किया और एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है कि पर्टिकुलर एक ही प्रोजेक्ट के लिए वो क्रिएट होता है। अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, केवल प्रोजेक्ट के लिए ही ये क्रिएट होता है। और डेडिकेटेड टीम जो होती है बेसिकली उन सबको एक जगह पे रखा जाता है, वो सारे के सारे मेंबर्स ही मिलके काम करते हैं और उन्हीं को हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए काम करवाते हैं उनसे। द इंडिविजुअल ऑन द टीम वर्क डायरेक्टली फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है वो पूरी की पूरी टीम केवल एक ही गोल के लिए काम कर रही होती है, तो यहाँ पे उनका एक ही मैनेजर होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये ऐसा आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोगों को चूज़ करते हो और लोगों को इकट्ठा करके उनसे काम करवाते हो। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुआ कि टीम के बीच में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीम है वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई होती है, तो सबके बीच में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है और ईजी स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर को डिफाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने खुद से ही जो सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं अच्छे लोगों की टीम बनती है, तो टीम खुद से चूज़ की हुई होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। द होल टीम इज़ फोकस्ड ऑन द टीम गोल, क्योंकि सबके पास केवल एक ही गोल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नया प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट करना है, नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, नया प्लांट कोई सेटअप करना है, तो सबके पास एक होलसेल गोल होता है, सिंगल गोल होता है। तो सारे के सारे लोग एक सिंगल गोल के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे एक लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है। और रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू द प्रोजेक्ट, सो इट्स मच ईजियर टू शेड्यूल वर्क। वही सेम चीज़, क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट है आपके पास, सिंगल गोल है आपके पास, और रिसोर्सेज भी आप पर्टिकुलर डेडिकेट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट के लिए। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो टीम होती है ना, ये एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि आप इसको केवल किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही लगाते हो, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको टीम को लगाना है तो फिर आप उसी हिसाब से लोगों को चूज़ भी करते हो, और उसी हिसाब से लोगों को आपको रेम्यूनरेशंस और सैलरी भी देना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है उसका। दूसरी डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको उन सब लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो इजीली मतलब एक फिक्स्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ कि पर्टिकुलर जितने टाइम के लिए आपको काम कराना था उतने टाइम के लिए टीम बनी और उसके बाद उन सबको हटा दिया। तो ये जो है वो आपका मूवेबल रहता है। जितने लोगों से आप यहाँ पे लोग अपनी जॉब भी कई बार खो देते हैं, क्योंकि आपने केवल पर्टिकुलर टास्क के लिए लोगों को असाइन किया हुआ होता है और उसके बाद आपने उन लोगों को हटा दिया होता है। तो ये इसका एक दूसरा काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट दैट इज़ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास, ये मल्टीपल डायमेंशंस को फोकस करता है एंड इट प्रोवाइड द रिपोर्टिंग लेवल बोथ द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल। ये दोनों टाइप की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है, उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है मैट्रिक्स, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन
का भी बोलते हैं कि इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जोड़ दिया जाता है, एक फंक्शनल और एक प्रोजेक्ट। अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट भी बताया और फंक्शनल भी बताया, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं और हाइब्रिड भी बोलते हैं और क्रॉस फंक्शनल टीम भी बोलते हैं। यहाँ पे दो मैनेजर्स होते हैं, यानी कि इसको हम डॉटेड लाइन से भी शो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज टीम मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे दो दो स्ट्रक्चर हैं, एक आपके पास फंक्शनल है और एक आपके पास प्रोजेक्ट है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और ये मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका दो स्ट्रक्चर्स को कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे दो मैनेजर्स होते हैं, जैसे ये है। एडवांटेज क्या हुआ इसका कि अलाउ सुपरवाइजर टू इजीली चूज इंडिविजुअल बाय द नीड ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब फंक्शनल के अंदर ही अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपने अकॉर्डिंग जिसको भी चूज़ करना चाहे उस इंडिविजुअल को चूज़ कर सकता है, और ये डायनेमिक व्यू देता है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज व्यू देता है, चेंजेबल होता है, जिसको आपको ज़रूरत है आप उसको रख सकते हो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको हटा सकते हो। तो डायनेमिक व्यू देता है ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों को इनकरेज करता है अपने स्किल्स को शो करने के लिए, अपनी कैपेसिटीज़ को शो करने के लिए, अपने ओरिजिनल रोल को शो करने के लिए। और कौन इसमें डिसएडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पे दो मैनेजर्स होते हैं और दो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके बीच में, और कैन चेंज मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टाइप। और क्योंकि यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड है तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप उसको बार बार मूव कराते रहते हो, तो इसलिए ये बार बार आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज़ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। क्या होता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर? होता है बेसिकली, नाम से पता चल रहा है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही बन रहा है। ठीक है, अब आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे HUL है, ITC है, या और भी कोई कंपनीज़ हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के ऊपर फोकस करते हैं। बिवरेजेस में भी काम कर रहे हैं, सोप्स में भी काम कर रहे हैं, फिल्म वो आपकी क्लोथिंग में भी काम कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा। और ईच प्रोडक्ट जो कैटेगरी होती है वो सेपरेट होती है बेसिकली आपकी विद इन द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे एक कंपनी है HCL, उसने बिवरेजेस के लिए एक अलग सेगमेंट बना दिया, उसने क्लोथिंग का अलग बना दिया, और या उसने अपना उसका डेली नीड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अलग बना दिया। तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट की वेराइटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे ये बन रखा है, CEO है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इस स्ट्रक्चर में बनेंगे, होम गुड्स वाले सब इधर बनेंगे, यामी स्नैक्स डिवीजन वाला एक अलग बनेगा। तो इसका जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल एक ITC भी है और एक HUL भी है। अगर आप उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे तो वो प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली जितने भी सेगमेंट यहाँ पर यूज़ होंगे वो आपके प्रोडक्ट की बेसिस पे होंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में।